Hello everyone. From today we are starting a new course that is course of economics. तो ये जो कोर्स है इकोनॉमिक्स ये आपको जीएस पेपर 3 में कवर होता है। जीएस पेपर 3 में इकोनॉमिक्स कोर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो जनरल इकोनॉमिक्स है और दूसरा कोर्स है आपका एग्रीकल्चर। तो ये जो कोर्स है इस कोर्स का नाम जनरल इकोनॉमिक्स है और इसमें हम कवर करेंगे इकोनॉमिक्स के हर एक चैप्टर को, हर एक एस्पेक्ट को जो यूपीएससी के सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है। बट आपको साथ साथ क्या करना है कि जब आप हम लेक्चर लेक्चर कर रहे हैं, लेक्चर सेशन कर रहे हैं, तो साथ साथ अपना नोटबुक आप सामने रखें और उसको नोट डाउन करें। ठीक है। तब आई थिंक आप कोर्स से ज़्यादा बेनिफिट एक्वायर कर पाएंगे, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और इतना ही नहीं, और साथ साथ क्या करें कि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो जब ये टॉपिक कंप्लीट होता है तो इसके बाद जो है आप यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन को बार बार री स्कैन करें। ठीक है। और एक स्ट्रैटेजी डेवलप करें आप। ठीक है। इसके साथ साथ आप क्या करें कि इकोनॉमिक सर्वे को प्रॉपरली आप देखें। वैसे जनरली जो इम्पोर्टेंट स्लाइड जो इकोनॉमिक सर्वे का होता है उससे मैं इस कोर्स के दौरान आपसे शेयर करूंगा। ओके। और साथ साथ क्या करें, यूपीएससी क्वेश्चन को खुद से आप सॉल्व करने की कोशिश भी करें कि एट द मतलब आफ्टर लिसनिंग द लेक्चर आर यू एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी और अदर स्टेट्स, मतलब अदर स्टेट पीसीएस और नॉट। ओके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम हमारा जो कोर्स है ये पहला कोर्स हमारा है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके। तो यदि आपसे एक जनरल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि आप इकोनॉमिक्स से क्या समझते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? ओके। तो देखिए, आप ये तो जानते हैं ना कि कोई भी जो कंट्री होता है, ठीक है, एनी काइंड ऑफ कंट्री, तो हम पहले इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया एक देश है, ठीक है। और इंडिया जो एक देश है तो यहाँ पे बहुत सारा क्या होगा, रिसोर्स होगा। तो इंडिया एक देश है और यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। रिसोर्स क्या होगा, तो जनरली हम जो फंडामेंटल रिसोर्स है वो क्या है आपका, जैसे लैंड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या है, बेसिक रिसोर्सेज है। ओके। तो ये जो रिसोर्स है इसे कोई एक इंडिविजुअल क्या करता है, कंज्यूम करता है। ठीक है। तो रिसोर्स से क्या होता है, कंजम्पशन होता है। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है कि आप रिसोर्स का डिमांड कर रहे हैं। तो रिसोर्स का आप डिमांड कर रहे हैं। ठीक है। तो हमें सिंपली क्या करना पड़ता है कि डिमांड और रिसोर्स में एक बैलेंस को मेंटेन करना पड़ता है, यही इकोनॉमिक्स है। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का सिंपल मतलब क्या होता है कि जो डिमांड और रिसोर्स है इसमें एक बैलेंस को मेंटेन करना, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। ठीक है। अब देखिए इंडिया के अंदर चैलेंज क्या क्या है। जैसे इंडिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री है, आप जानते हैं। ठीक है। तो इंडिया के अंदर जो है सबसे मेन चैलेंज है कि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो पॉपुलेशन इज अ चैलेंज, ये इंडिया के अंदर चैलेंज है। ठीक है। तो अब देखिए आपके पास क्या है कि रिसोर्स तो लिमिटेड है ना। जैसे वाटर आपके पास लिमिटेड होगा, इलेक्ट्रिसिटी आपके पास लिमिटेड होगा, आपके पास जो मिनरल है, ठीक है, वो क्या होगा, लिमिटेड होगा। इवन फूड क्या होगा, लिमिटेड होगा। फूड इज ऑल्सो काइंड ऑफ बेसिक रिसोर्स। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो रिसोर्स आपके पास लिमिटेड है और चूंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो हर एक पॉपुलेशन क्या करेगा, रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स डिमांड क्या है, हाई है। ठीक है। तो इंडिया ऐसी कंट्री के अंदर आप देख रहे हो, ठीक है, जो कंट्री बहुत ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है। ठीक है। यहाँ हम एशियन इकोनॉमी की बात करते हैं। ठीक है। एशियन इकोनॉमी। तो यहाँ पे कौन कौन सी इकोनॉमी आती है? ठीक है। तो एशिया की जो मेजर इकोनॉमी है, ठीक है, वो क्या है, इंडिया, चाइना और जापान। इंडिया, चाइना और जापान। अब देखिए एशिया का जो मैक्सिमम कंट्री है वो क्या है, मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। हम फॉर एग्जांपल इंडिया और चाइना की बात करते हैं। ठीक है। तो इंडिया चाइना का पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या है, इन दोनों कंट्री के अंदर की रिसोर्स बहुत लिमिटेड है, मतलब रिसोर्स कम है। और डिमांड क्या है, डिमांड यहाँ बहुत ज़्यादा है। ठीक है। दैट मीन्स जो रिसोर्स और डिमांड है वो कैसा है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रिसोर्स एंड डिमांड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इन एशियन इकोनॉमी। ये क्लियर है? अब हम एक काम करते हैं, ठीक है, हम कंपेयर करते हैं इस इकोनॉमी को वेस्टर्न इकोनॉमी से। तो वेस्टर्न इकोनॉमी का मतलब हम वेस्टर्न के कंट्री की बात कर रहे हैं। ओके। तो हम वेस्ट के इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वेस्ट के कंट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए वेस्टर्न इकोनॉमी में हम क्या करते हैं, दो तीन एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। तो पहला कंट्री हम एज्यूम कर लेते हैं यूएसए और दूसरे कंट्री को हम केस के लिए लेते हैं कौन सा, यूके। तो यूएसए और यूके,
अब यदि आप इंडिया मतलब एशियन कंट्री का वेस्टर्न कंट्री के पॉपुलेशन से कंपैरिजन करोगे, ठीक है, तो देखो एक तो क्या है, इनके पास रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा है, तो रिसोर्स रिच है, इतना ज़्यादा भी नहीं है लेकिन ये रिसोर्स है इनके पास, ठीक ठाक रिसोर्स है, तो रिसोर्स रिच है। प्लस क्या है कि इनके पास पॉपुलेशन कम है, तो इनके पास जो है पॉपुलेशन कम है, ठीक है, तो इसका मतलब जब पॉपुलेशन कम होगा तो डिमांड भी क्या होगा, कम होगा। तो पॉपुलेशन लेस है, दैट मीन्स डिमांड क्या होगा, डिमांड इनका लेस होगा, डिमांड इनका लेस होगा। तो अब देखिए यहाँ पे रिसोर्स ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रिसोर्स के लिए फाइट नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखते हो वेस्टर्न वर्ल्ड में फाइट होता है, वहाँ फाइट नहीं होता, ठीक है। बट देखो देखो अब एशियन वर्ल्ड में क्या बराबर फाइट होते रहता है, इंडिया चाइना आपस में फाइट करते हैं, इंडिया पाकिस्तान आपस में फाइट करते हैं, ठीक है। और ये सारा फाइट जो इसके पीछे मुद्दा क्या है, बेसिक मुद्दा क्या है, रिसोर्स के ऊपर एसेस को क्या कहते हैं, एक्वायर करना, मतलब रिसोर्स पे एसेस पाना, ठीक है। तो यानी कि जो एशियन इकोनॉमी है यहाँ पे क्या है कि रिसोर्स और जो डिमांड है इसमें एक इम्बैलेंस है, यहाँ पे इम्बैलेंस है आपका रिसोर्स और डिमांड में, कि रिसोर्स लिमिटेड है और उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। बट जो वेस्टर्न कंट्री है, वेस्टर्न इकोनॉमी है, यहाँ पे क्या है कि रिसोर्स और जो डिमांड है इसमें एक बैलेंस है, ये रिसोर्स है और ये डिमांड है, और इन दोनों में क्या है, इन दोनों में है बैलेंस। समझ में आ रहा है। तो जब रिसोर्स और डिमांड में बैलेंस होगा तो क्या होगा, पीस होगा, ठीक है। तो जब भी हमारे यहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ इंडेक्स आता है, ठीक है, हम इंडेक्स की बात अभी नहीं करेंगे, उसकी बात हम ग्रेजुअली बाद में करेंगे, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट हमारा इवॉल्व होगा, ठीक है। तो जब भी पीस की बात आती है तो ज़्यादा पीसफुल लाइफ कहाँ पे होता है, पीसफुल लाइफ आपको यहाँ पे, सॉरी क्या कहते हैं, जो एशियन कंट्री है यहाँ पे लाइफ पीसफुल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर लाइफ क्या है आपका, लाइफ यहाँ पे काफ़ी पीसफुल है इन कंपैरिजन टू एशियन इकोनॉमी। ये क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको, ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो आप सिंपली क्या कहोगे, इकोनॉमिक्स सिंपली क्या है कि रिसोर्स और डिमांड, ठीक है। तो रिसोर्स मतलब क्या है, सप्लाई साइड। अब रिसोर्स को क्या करोगे, बेचोगे ना, सप्लाई करोगे। तो सप्लाई और डिमांड में बैलेंस बनाना, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स सिंपली क्या है कि आपके पास जो रिसोर्स है, ठीक है, रिसोर्स को कैसे हम सस्टेनेबल मैनर में यूज करेंगे, ठीक है, कैसे हम इसको मैनेज करेंगे, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स, ठीक है। सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट बाद में आता है, तो पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स की। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, जो मुद्दा है जिसे हमें डिस्कस करना है, वो है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये दो इशू हमें डिस्कस करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, ठीक है, तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ का मतलब होता है कि सिर्फ आप पैसा अर्न कर रहे हो, ठीक है। मतलब ग्रोथ का मतलब ये होता है कि मनी अर्निंग एक्टिविटी, एक्टिविटी एट द कॉस्ट ऑफ, ओके, इन्वायरमेंट डैमेज। तो आपने क्या किया, कहीं आपको मॉल बनवाना, आपने क्या किया, पूरा जंगल काट दिया आपने, तो इन्वायरमेंट कॉस्ट, ओके। जब मॉल बनाओगे, जंगल को काटोगे, तो क्या होगा, पॉल्यूशन का लेवल बढ़ेगा या घटेगा, पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। आज देखो दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, क्यों पॉल्यूशन है, तो दिल्ली में अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उससे कंपैरिजन कोई जो देहात का एरिया है, गांव का एरिया, वहाँ पे पॉल्यूशन काफ़ी कम है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, अर्बनाइजेशन लेस है, ठीक है। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण होता है, ठीक है। तो जितना शहरीकरण होगा, अर्बनाइजेशन होगा, उतनी ज़्यादा इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप होगी। तो जब इंडस्ट्री सेटअप होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि इंडस्ट्री क्या करेगा, मनी अर्निंग एक्टिविटी को बढ़ावा देगा, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, शॉपिंग मॉल खुलेंगे वहाँ पे, ठीक है। बहुत तरह का इंडस्ट्री सेटअप किया जाएगा, जब सेटअप किया जाएगा तो पेड़ को तुम कट करोगे, जब आप पेड़ को कट करोगे तो इन्वायरमेंटल क्या होगा, कॉस्ट कॉस्ट होगा। अब देखो आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारियां हो जाती है, तो हेल्थ से आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, और क्या होगा, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होगा। अब चूंकि क्या हुआ कि चूंकि अर्बन सेंटर है, तो वहाँ पे जॉब की संभावनाएं अपार है, ठीक है, मतलब एबंडेंट अपॉर्चुनिटी है जॉब का, दैट्स वाई पीपल आर गैदरिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। तो अब देखो दिल्ली का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है 11,000 से ज़्यादा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि कंजेशन बहुत ज़्यादा होगा, जब कंजेशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, तो क्या हुआ फिर बताओ, कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन जब बढ़ेगा तो आप कैसा फील करोगे, यू फील स्ट्रेस्ड, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या है, साइकोलॉजिकल डैमेज है, मेंटल डैमेज है, तो इट इज मेंटल डैमेज।
ठीक है। साइकोलॉजिकल डैमेज, साइकोलॉजिकल डैमेज। तो यदि इन सब के कॉस्ट पे आप मनी को अर्न करें, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। गुड। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि चलो ठीक है, मनी अर्न करो, मनी अर्न करना अच्छी बात है, नेसेसिटी है, क्योंकि इकोनॉमी का नेचर कैसा है? कैपिटलिस्ट नेचर है, ठीक है। कैपिटलिस्ट का मतलब पूंजीवादी व्यवस्था होता है, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे हम पूंजीवादी क्लास को, मतलब कैपिटलिस्ट क्लास को ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो मनी अर्निंग, क्या कहते हैं, अर्निंग एक्टिविटी जरूरी है, बट जो मनी अर्निंग एक्टिविटी, इसका सोर्स कैसा होना चाहिए? इसका सोर्स होना चाहिए इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट यानी आपको इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करना है, इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना है, प्रिजर्वेशन। अभी आपने हाल में एग्जाम्पल में देखा होगा कि एक जोशीमठ एक जगह है उत्तराखंड में। अब ये पूरा का पूरा जो जोशीमठ है वो कोलैप्स होने वाला है, ठीक है। कोलैप्स होने का रीजन क्या है? कि गवर्नमेंट ने क्या किया, विदाउट एनी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, मतलब इन्वायरमेंट पर क्या उसका असर होगा, इम्पैक्ट मतलब असर, उसका बिना क्या कहते हैं, विदाउट एनालिसिस किए हुए वहाँ पे अर्बन सेंटर बना दिया, ठीक है। टूरिज्म को प्रमोट कर दिया। तो इन कारणों से क्या हुआ कि पॉल्यूशन का लेवल वहाँ बहुत ज़्यादा हाई हो गया। वहाँ पे क्या हुआ कि जो ड्रेनेज सिस्टम है पूरी तरह चौक हो चुका है, ठीक है। अब आप जानते हो कि जब ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह चौक हो जाएगा तो क्या होगा? लैंडस्लाइड होगा। ओके, तो अभी इसरो का क्या कहते हैं, एक इमेज भी आया है कि जोशीमठ जो है पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो यानी आपने क्या किया, वहाँ आपने बढ़ावा दिया मनी अर्निंग एक्टिविटी को, लेकिन इन्वायरमेंटल कॉस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई हो गया, ठीक है। अब पीपल को अपनी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यानी मनी अर्निंग प्लस इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन। ओके। हेल्थ को आप प्रायोरिटी दोगे, हेल्थ पे आप फोकस करोगे, पॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब कि हेल्दी इन्वायरमेंट होगा। कैसा इन्वायरमेंट होगा? हेल्दी इन्वायरमेंट होगा। जॉब है, लेकिन जॉब के साथ साथ क्या करना है आपको? मेंटल और साइकोलॉजिकल डैमेज नहीं करना है, मेंटल साइकोलॉजिकल इनरिचमेंट करना है, ठीक है। तो यदि इस तरह का कंडीशन है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मेंटल साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल इनरिचमेंट, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बट हम इकोनॉमिक्स को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या है इकोनॉमिक्स का। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो देखिए, इकोनॉमिक्स जो है ये दो वर्डों से बना हुआ है, ठीक है। इकोनॉमिक्स ये दो शब्दों से बना हुआ है, ठीक है। तो इट केम फ्रॉम टू वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड है ओकीस। ओकीस, और ओकीस का मतलब होता है फैमिली हाउस होल्ड। ओकीस मीन्स फैमिली हाउस होल्ड। एस्टेट, एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी। ओकीस। और इसके अंदर सेकंड जो वर्ड है वो नोमोस है, ठीक है। तो नोमोस का मतलब होता है कस्टम, परंपरा, कस्टम, लॉ। तो यानी हाउस होल्ड का जो लॉ होता है दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो सिंपली क्या होता है? इट इज मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन हो जाएगा मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड इज इकोनॉमिक्स। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, ठीक है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। अब हमारा जो हाउस होल्ड है वो क्या है? हमारा देश है, हमारा कंट्री है, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? तो यानी हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ नेशनल इकोनॉमी, कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको मैनेज करना, ये भी इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का जो ब्रॉडर पिक्चर होगा वो क्या होगा? देखो, यदि मान लीजिए कि हम देश को मान लेते हैं कि देश हमारा इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ नेशनल इकोनॉमी, पूरे देश की इकोनॉमी को मैनेज करना, इकोनॉमी, इट इज आल्सो इकोनॉमिक्स, इज आल्सो इकोनॉमिक्स। अब देखो, जब सिंपली हाउस होल्ड को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप जो मैनेजमेंट कर रहे हो दैट इज ऑन स्मॉल स्केल, ठीक है। तो जो स्मॉल स्केल पे मैनेजमेंट होगा दैट इज कॉल्ड
माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है कि जब आप क्या करते हो, जब इकोनॉमिक्स को मैनेज करते हो, रिसोर्स को मैनेज करते हो, ठीक है, एट ए स्मॉल स्केल, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। और चूंकि आप पूरे देश की बात कर रहे हो तो देश के अंदर तो बहुत सारा हाउस होल्ड आ जाएगा, आ रहा समझ में? तो इसको मैनेज करने के लिए यू रिक्वायर बिग इंस्टीट्यूशन, आपको बड़े इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ेगी, बड़े संस्था की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन पहले हुआ करता था, अब उसका नाम नीति आयोग हो गया है, ठीक है। हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है, हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। तो ये जो संस्थाएं हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, नीति आयोग, ये संस्थाएं क्या करती है? पूरे देश की इकोनॉमी को मैनेज करती है, ठीक है। तो देश क्या काफ़ी बड़ा है, होलिस्टिक है, दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप एक तरह से कह सकते हो, आप इसको लिंक कर सकते हो एक कॉन्सेप्ट के द्वारा, कि यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जब किसी इंडिविजुअल हाउस होल्ड को आप मैनेज करते हो, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब क्या करते हो, पूरे कंट्री के हाउस होल्ड को आप मैनेज करते हो, तो कंट्री के हाउस होल्ड में बहुत सारा चीज़ आता है। कंट्री के अंदर इंडस्ट्री होता है, स्कूल होता है, कॉलेज होता है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन होता है, इंडिविजुअल फैमिली होता है। तो इन सब को हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो कि समेसन सम ऑफ माइक्रो इकोनॉमीज, इकोनॉमिक्स का प्लूरल क्या होता है? इकोनॉमीज होता है, ठीक है, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि क्या कोई मतलब स्ट्रिक्ट डिमार्केशन है कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स और व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? ऐसा कोई स्ट्रिक्ट डिमार्केशन है, ठीक है? तो ऐसा कोई स्ट्रिक्ट डिमार्केशन नहीं है, हर एक चीज दूसरे का क्या है? सबसेट है, ठीक है। सबसेट का मतलब क्या होता है? कि उसका एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि क्या कहते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो यदि डिस्ट्रिक्ट को एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड की तुलना में देखा जाए, तो हाउस होल्ड क्या है? एक पर्टिकुलर हाउस क्या है? कभी छोटा एंटिटी है। डिस्ट्रिक्ट क्या है? उस पर्टिकुलर हाउस के लिए बड़ा एंटिटी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डिस्ट्रिक्ट क्या होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा, एमएससीआर माइक्रो इकोनॉमिक्स, और पर्टिकुलर हाउस होल्ड क्या होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम देश की बात करते हैं, कंट्री की बात करते हैं, ठीक है, तो जब कंट्री की बात करते हैं तो या कंट्री से पहले हम स्टेट की बात करते हैं, ठीक है। यदि हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट क्या है? स्टेट इज समेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को मिलाया क्या बनता है? स्टेट बनता है। अब इस केस में क्या होगा? स्टेट की इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गई, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी क्या हुई? माइक्रो इकोनॉमी हो गई। जब हम कंट्री की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर नेशन की बात करते हैं, तो नेशन का हर एक स्टेट क्या होगा? नेशन का पार्ट होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा? स्टेट की इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमी हो जाएगी, और नेशन की इकोनॉमी क्या हो जाएगी? मैक्रो इकोनॉमी हो जाएगी। और जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, तो क्या होगा? देखिए हमारे यहाँ क्या है? वर्ल्ड बैंक है, हमारे यहाँ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ठीक है, हमारे यहाँ यूनाइटेड नेशन है, ये भी बहुत सारा इकोनॉमी का पार्ट क्या करता है? मैनेज करता है। समझ में आ रही बात कि नहीं समझ में आ रही है? ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब क्या होगा? अब यूएन क्या हो जाएगा? मैक्रो इकोनॉमी हो जाएगा, और इंडिया क्या हो जाएगा? माइक्रो इकोनॉमी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी है, ये सिंपली रिलेटिव टर्म है। माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी, these आर रिलेटिव टर्म्स। कैसे? तो देखो भाई, जैसे हमने क्या किया, इधर है माइक्रो इकोनॉमी और इधर है आपका मैक्रो इकोनॉमी। अब देखो, एक जो हाउस होल्ड का इकोनॉमी होता है वो माइक्रो इकोनॉमी है। जब बहुत सारे हाउस होल्ड को हमने क्या किया? सम ले लिया उसका, तो वो हो गया डिस्ट्रिक्ट का इकोनॉमी, वो हो गया डिस्ट्रिक्ट का इकोनॉमी, दैट इज माइक्रो इकोनॉमी। अब एक डिस्ट्रिक्ट का जो इकोनॉमी है, यदि वो माइक्रो माइक्रो इकोनॉमी है, तो हमने क्या किया? बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को मिला दिया, तो वो स्टेट की इकोनॉमी हो जाएगी। तो स्टेट की इकोनॉमी इक्वल टू समेशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट्स। गुड। अब हमने क्या किया कि स्टेट को मान लिया माइक्रो इकोनॉमी, तो नेशन का जो इकोनॉमी होगा दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्टेट्स, ठीक है। ऐसे हमने मान लिया इंटरनेशनल फोरम, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया। अच्छा, यदि आप ये नाम जानते नहीं तो आपको स्ट्रेंथ होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जब जल्दी जैसे जैसे कोर्स इवॉल्व होगा, ओके, तो इनके कॉन्सेप्ट पे भी हम
प्रकाश डालेंगे, फोकस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो अब घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि सर इतना बड़ा बड़ा टर्म क्यों बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ वगैरह वगैरह, ठीक है। दे आर सिंपली नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब ये बड़े हो गए जिनका नाम आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। तो अब घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अब देखो इंटरनेशनल फोरम पर जो क्या कहते हैं इकोनॉमी होगा, इंटरनेशनल इकोनॉमी जो होगा, वो इकोनॉमी समेशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ नेशन होगा। नेशन होगा तो ये आपका क्या है, ये माइक्रो हो गया, ये माइक्रो हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी दोनों क्या है, दोनों कैसा टर्म है, रिलेटिव टर्म है, बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। गुड। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन की बात कर रहे थे, ठीक है। इकोनॉमिक्स को हम लोग डिफाइन कर रहे थे। तो हमने बताया था कि इकोनॉमिक्स का सिंपल मतलब क्या होता है, इसका सिंपल मतलब होता है कि मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स, ठीक है। और यहाँ सिंपली रिसोर्स को मैनेज करना पड़ता है, ठीक है, रिसोर्स को मैनेज करना पड़ता है। गुड। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, जैसे मान लीजिए कि बिहार में एक स्कीम है जल नल योजना, ठीक है। अब जल नल योजना का मेन पर्पस ये था, उद्देश्य ये था कि हर घर के अंदर जब हम नल से पानी पहुंचाएंगे, ठीक है, तो वाटर को हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं। बट पीपल के अंदर क्या होता है, कुछ बैड हैबिट होता है कि जब सरकार पानी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे तो पीपल क्या करते हैं, नल को खुला छोड़ देते हैं, ठीक है। या कहीं से उसका नल का जो है टोटी टोटी जो होता है, पाइप नल का जो होता है नॉब होता है, उसको चुरा लिया, ठीक है। या आपने देखा होगा ना, रेलवे में जो डब्बे होते हैं, तो डब्बे में बाथरूम होता है, बाथरूम में क्या होता है, वहाँ पे एक ये रहता है, एक डब्बा रखा रहता है, डब्बा को लोग चुरा कर ले जाते हैं, इसलिए डब्बे को चेन से बांध दिया जाता है। गुड। तो इसका मतलब ये दिखाता है कि वी पीपल आर हाईली इरेशनल पीपल, ठीक है। जैसे हमारी गवर्नमेंट बार बार बोलती है कि आपको स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना है, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, ट्रेन में जा रहे हैं और वहीं पे केले खाते हैं, केले के छिलके हम क्या करते हैं, ट्रेन में फेंक देते हैं, और वी आर फीलिंग वेरी प्राउड, ठीक है। यदि कोई हमें मतलब समझाने की कोशिश कर रहा है कि नो दीज आर बैड हैबिट्स, तो हम क्या करते हैं, उसे ज्ञान देते हैं कि तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है भाई, ठीक है, तू अपने काम से मतलब रख, ठीक है। बट यदि हम ऐसा करें तो इसका मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं हम नेशन की इकोनॉमी को क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, ठीक है। कंट्री की इकोनॉमी को क्या करते हैं, हम डैमेज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ट्रेन को गंदा करके रखते हो, ठीक है। तो बाहर से जब लोग आएंगे तो क्या 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 सोचेंगे आपके बारे में कि कितने असभ्य लोग हैं ये, ठीक है, दे आर वेरी वेरी अनसिविलाइज पीपल। तो वो आपके बारे में क्या करेंगे, जाकर प्रचार करेंगे, आपके दुष्कर्मों का प्रचार करेंगे। तो क्या आपके कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बढ़ पाएगी, नहीं बढ़ पाएगी। जब बाहर से लोग आते हैं तो क्या करते हैं, हमारे लोकल जो वेंडर्स होते हैं उनसे बहुत सारा सामान वामान खरीदते हैं बेचते हैं, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी मल्टीप्लाई होती है, बट इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगी। अब मान लीजिए आपने क्या किया कि वाटर को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं अनवांटेडली खर्च कर दिया, ठीक है। तो अगला जो जनरेशन होगा क्या उसको वाटर मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें दो बातों को ध्यान में रखना पड़ता है जब हम इकोनॉमिक रिसोर्स को मैनेज करते हैं, ठीक है। पहली बात तो हमें ध्यान में ये रखना है कि हमें क्या करना है, वी हैव टू डेवलप सस्टेनेबल पैटर्न ऑफ यूज, ठीक है। तो सस्टेनेबल मतलब ये होता है, ठीक है, टू पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड इन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो पहला पॉइंट जो हमें कंसिडर करना है वो ये है, सस्टेनेबल पैटर्न ऑफ यूज। सस्टेनेबल पैटर्न ऑफ यूज। तो हमें रिसोर्स को सस्टेनेबल तरीके से क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। ओके, रिसोर्स का यूज करने का तरीका अनसस्टेनेबल नहीं होना चाहिए, पहली चीज़ तो ये है। दूसरा क्या है, इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी मतलब शेयर होता है, इक्विटी, ठीक है। तो सेकंड क्या है, इक्विटी। इक्विटी मतलब शेयर होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि सोसाइटी के अंदर क्या होता है, जैसे कि जब एक एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आप देख सकते हो, ऑक्सफैम रिपोर्ट, ठीक है। आप घबराइए मत, ये सर बड़ा बड़ा वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप ग्रेजुअली हैबिचुअल हो जाओगे, ठीक है। आफ्टर 5 to 6 क्लास, ठीक है, आपको इससे मजा आने लगेगा, ठीक है, कि ऑक्सफैम रिपोर्ट क्या है। अब देखो ये जो ऑक्सफैम रिपोर्ट है ये कहता है कि इंडिया के अंदर क्या है, जो मैक्सिमम रिसोर्स है वो कुछ लोगों के हाथ में है, और जो बहुत लोग हैं उसके पास क्या है, बहुत कम रिसोर्स है। यदि आप ग्राफ को देखो तो देखो, ये ग्राफ है आपका रिसोर्स का, ये है ग्राफ रिसोर्स का। और इस ग्राफ में आप देखिए कि सिर्फ इतना जो रिसोर्स है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, देश की मोर देन 90% पॉपुलेशन के पास है। तो मोर देन 90% पॉपुलेशन जो है इतने कम रिसोर्स पे रह रहा है। समझ रहे हैं बात को, कितने कष्ट की बात है, कितने दुख की बात है।
और जो 90% रिसोर्स है, 90% रिसोर्स, ये रिसोर्स कितना है, ये हार्डली क्या कहते हैं 5 से 10% होगा, 5 to 10% होगा, ठीक है। और रेस्ट जो रिसोर्स है आपको 90 से 95%, 90 to 95%। इस पे कौन ऐश कर रहे हैं, इस पे ऐश करने वाले लोग जो है वो कंट्री के, कितनी आबादी कंट्री की है, गेस करो कितना होगा। कंट्री का जो है सिर्फ 5 से 10% जो पॉपुलेशन है, 5 to 10% पॉपुलेशन, 5 to 10% पॉपुलेशन। गेटिंग माई पॉइंट। 10% पॉपुलेशन जो है, ठीक है, वो एक्सप्लॉइट कर रहा है कंट्री के 90 to 95% रिसोर्स को। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये जो डिस्पैरिटी है, इसे कंपैरिजन करने के लिए एक इंडिकेटर होगा, पैरामीटर होगा, कोई पैमाना होगा, स्केल होगा। उसी स्केल को हम बोलते हैं ऑक्सफैम रिपोर्ट, ठीक है। तो ऑक्सफैम रिपोर्ट क्या करता है, टाइम टाइम इसको जारी करता है। इंटरनेट पे जाइएगा, गूगल पे, और वहाँ पे टाइप कीजिएगा आराम से ऑक्सफैम रिपोर्ट में इंडिया का पोजीशन क्या है, ठीक है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज का पोजीशन क्या है, ठीक है। तो जो डेवलप्ड कंट्री है, जैसे कि जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, तो इन सब कंट्रीज का जो पैटर्न है, मतलब कि यहाँ पे इक्विटी है बहुत हद तक। इक्विटी का मतलब ये है कि यहाँ पे ग्राफ इस तरह का नहीं है, ठीक है, वहाँ ग्राफ बहुत हद तक इस तरह का है, ठीक है, कि रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है लगभग इक्वल है, मतलब कि सभी लोगों को रिसोर्स का एक्सेस है, ठीक है। तो कुछ ग्राफ इस तरह का होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ग्राफ से घबराने की जरूरत नहीं, सिंपली आपको ये समझना है कि कंट्री का जो ज़्यादा रिसोर्स है उसको कम लोग यूज कर रहे हैं, और कंट्री का जो कम रिसोर्स है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन स्टे कर रहा है, डिवाइड मतलब रह रहा है, ठीक है। इसको मोटा मोटी आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए 2 कमरा आपके पास है, ठीक है। तो एक कमरा में जो है एक कोई बहुत धन्ना सेठ आदमी है, बहुत पैसा वाला आदमी, वो अकेले रह रहा है, ठीक है। और एक पर्टिकुलर कमरा में 100 आदमी रह रहा है। आप समझ रहे हैं ना, 100 आदमी एक कमरा में रहेगा तो लाइफ कितना क्या कहते हैं हेल हो जाएगा, लाइफ कितना क्या कहते हैं सफोकेटेड, मतलब लाइफ कितना बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो वही कंडीशन यहाँ पे है, ठीक है। ये जो आप सेकंड वाला ग्राफ देख रहे हैं 95%, ये है कि एक कमरे में 100 आदमी रह रहे हैं, ठीक है। और ये जो फर्स्ट वाला ग्राफ आप देख रहे हैं, इसमें क्या है कि 10 कमरे में एक ही आदमी रह रहा है, मतलब 9 कमरा खाली खाली है इसका, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इक्विटी, नहीं बोलते इसको हम, ठीक है। इसको बोलते हैं कि रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल तरीके से, ठीक है। बट यहाँ वाला क्या है, यहाँ वाला अगर आप ठीक ठाक है, मतलब यहाँ पे ठीक है कि चलो एक कमरा में एक आदमी रह रहा है, और कहीं कहीं पे 2 कमरा में एक आदमी रह रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या कहते हैं इक्विटी नहीं है, मतलब रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत हद तक क्या है ये इक्वल है, ठीक है। तो इकोनॉमी में 2 बातों को ध्यान में आपको रखना है कि जब रिसोर्स को आप यूज करेंगे तो पैटर्न कैसा होना चाहिए यूज का, सस्टेनेबल पैटर्न। तो आज से आप लोग भी क्या करेंगे, जब नल खोलेंगे तो नल को बंद कर दीजिएगा, ठीक है। लाइट ज़्यादा, लाइट को क्या कीजिएगा, बंद कीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कि लाइट ऑन है और आराम से आप टहला मार रहे हैं, ठीक है। इक्विटी का मतलब समझ गए कि रिसोर्स का रिसोर्स सभी को इक्वली होना चाहिए, ठीक है। यानी ऐसा नहीं कि कुछ लोग जो है ऐस कर रहे हैं और रेस्ट लोग जो है बेचारे जो है मतलब मेहनत भी कर रहे हैं, टैक्स भी पे कर रहे हैं, और उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है इकोनॉमी के ग्रोथ होने से, ठीक है। तो ये इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होता है वो 4 फैक्टर पे फोकस करता है, 4 चीज़ें फोकस करता है, ठीक है। तो देखो भैया, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, गुड। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकम्पासेज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कंजम्पशन। इट इनकम्पासेज क्या कैसा कंपोनेंट होता है, कॉम्पासेज 3 फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर, देखो भैया, ये है गुड्स, गुड्स मतलब सामान होता है, ठीक है। और ये है सर्विस, सर्विस का मतलब होता है, सर्विस भी एक तरह से सामान ही होता है, ठीक है। तो दोनों को हम बेचते हैं, जैसे कि मैं आपको भी क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना क्या एक सर्विस है, ठीक है। डॉक्टर साहब सब सर्विस लेंगे, ये भी एक सर्विस है, ठीक है। घर पर मास्टर साहब ट्यूशन पढ़ाने आएंगे, डिजिटल कॉल्ड सर्विस। और गुड्स मतलब क्या हुआ कि मैंने कोई सामान मंगाया किसी पर्टिकुलर कंपनी से, ठीक है, या बाजार से हम गुड़ खरीद के लाए, बाजार से हम चना खरीद के लाए, दैट इज गुड्स, ठीक है। तो गुड्स क्या होता है, इसके लिए एक बहुत भारी टर्म को यूज किया जाता है, तो आप घबराइएगा मत, ठीक है। जैसे कि गुड्स के लिए एक टर्म हम यूज करते हैं टेंजिबल, टेंजिबल मतलब जो दिखता है, ठीक है, जो दिखता है उसको बोलते हैं टेंजिबल। और सर्विस आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ाने को तो आप फील कर सकते हो ना, दिमाग से आप सोच सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल। तो इसमें कुछ भारी भारी टर्म आएगा, वर्ड आएगा, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये वर्ड ग्रेजुअली आपको धीरे धीरे क्या होगा याद हो, जैसे यहाँ पे भारी वर्ड है सस्टेनेबल पैटर्न, यहाँ टफ वर्ड आया इक्विटी, यहाँ पे टफ वर्ड है ऑक्सफैम रिपोर्ट, ठीक है। तो आप डर से क्या किया, कोर्स को छोड़ दिए, तो फिर आप पीछे हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए भैया, गुड्स, गुड्स मतलब क्या होता है, सामान।
ठीक है। तो सामान जिसको आप देख सकते हैं, सर्विस का मतलब क्या है, जिसको आप देख नहीं सकते, ठीक है। जैसे मास्टर साहब ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टीचर, टीचिंग क्या है, टीचिंग आपका इंटेंजिबल है, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर साहब इलाज करवाते हैं, तो डॉक्टर का जो सर्विस है ये भी क्या है, इंटेंजिबल है, ठीक है। और टेंजिबल क्या है, जैसे मान लीजिए कोई सामान आप खरीदते हैं जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई चीज़ बताइए, आप अपने मन से बता दीजिए, चॉकलेट, चॉकलेट खाते हैं ना भाई, कि नहीं खाते चॉकलेट, तो चॉकलेट क्या है आपका, टेंजिबल है। और क्या है भैया बताओ, बिस्किट भी खाते होगे ना, बिस्किट, चलो, चॉकलेट, बिस्किट। आजकल तो मोबाइल का ज़माना आ गया, मोबाइल से आप पढ़ भी रहे हो, ठीक है, तो मोबाइल, ये सब क्या है, टेंजिबल, जिसको आप देख सकते हो, ठीक है। बट मोबाइल के जिस टेक्नोलॉजी से पढ़ रहे हो, क्या उसको आप देख पाते हो, सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको, गूगल प्रोवाइड कर रहा है, गूगल क्रोम से आप पढ़ते हो, ठीक है। ओके, या गूगल के जूम वाले ऐप को आप यूज, गूगल का जूम है कि पता नहीं, मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो जो भी है, मतलब किसी ऐप को आप यूज करते हो, तो ऐप का जो यूज है वो क्या है आपका, वर्चुअल, इंटेंजिबल है, ठीक है। तो इट इनकम्पासेस प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड एंड कंजम्पशन, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कंजम्पशन। अब इसका कोड बना लीजिए, कोड से आपको याद रहेगा, ठीक है। तो देखो भैया, PDTS, PDTS किसका, GS का, PDTS GS का। तो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड सर्विस, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। गुड। तो आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यू ऑल आर वेरी जीनियस, ठीक है। अब जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, तो यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हो, तो हर एक सब्जेक्ट को आपको पढ़ना पड़ता है पॉलिसी पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो कल को जब आप ब्यूरोक्रेट बनेंगे, सिविल सर्वेंट बनेंगे, तो आपको मेनली क्या करना पड़ेगा, पॉलिसी बनाना पड़ेगा। तो आपका मेन काम क्या है, पॉलिसी बनाना, ठीक है। तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स एज अ पॉलिसी साइंस, पॉलिसी साइंस के तौर पे जो है, पॉलिसी समझते हैं ना, राज्य की जो नीति होती है, जैसे कि MG नरेगा गवर्नमेंट का पॉलिसी है, ठीक है। बहुत सारा स्कीम गवर्नमेंट का आता है, ठीक है, जैसे MG नरेगा हो गया, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट। बिहार में एक स्कीम होता है ना, जीविका दीदी, ठीक है, ये भी एक स्कीम है, ओके। तो ये जो जितने भी स्कीम है, ये कौन बनाते हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल बनाते हैं। इंटेलेक्चुअल कौन होते हैं, हम ही आपके ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जो सिविल सर्वेंट बाद में बनते हैं, और बाद में सिविल सर्वेंट में क्या करते हैं, ये पॉलिसी बनाते हैं, जिससे लोगों का कल्याण होता है, जन कल्याण होता है, वेलफेयर होता है, ठीक है। तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स एज अ पॉलिसी साइंस, इकोनॉमिक्स एज अ पॉलिसी साइंस, इकोनॉमिक्स एज अ पॉलिसी साइंस क्या है ये। तो देखो, इकोनॉमिक्स में मेन प्रॉब्लम ये आता है कि इकोनॉमिक्स में एक ट्रेड ऑफ क्रिएट होता है, ठीक है, बिटवीन रिसोर्स एंड रिसोर्स एंड कंजम्पशन, ओके। जैसे मान लीजिए कि आपके पास बढ़िया खाना आ गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको इतना खाने लोगे, इतना खाने लोगे, ठीक है, कि अदर के लोग बचेगा ही नहीं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स एंड कंजम्पशन। इसके बीच में ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। ट्रेड ऑफ का मतलब देखो, ट्रेड ऑफ एक भारी टर्म आ गया, तो ट्रेड ऑफ का मतलब ये होता है कि एक यदि बढ़ रहा है तो दूसरा क्या होगा, घटाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रेड ऑफ। तो ट्रेड ऑफ मतलब ये होता है कि जो चीज़ घट रहा है और जो चीज़ बढ़ रहा है, दोनों में एक बैलेंस, दैट इज कॉल्ड ट्रेड ऑफ, ठीक है। समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आपको, आपके पास दो चीज़ें हैं, ठीक है, चावल और चिकन, ओके। अब चिकन आपका फेवरेट है मान लीजिए कुछ देर के लिए, तो आप क्या करोगे, चावल को कम कंज्यूम करोगे, ठीक है, और चिकन को ज़्यादा कंज्यूम करोगे। डेली आप क्या करते थे, डेली आप चावल ज़्यादा कंज्यूम करते थे, चिकन ज़्यादा कंज्यूम, चिकन चिकन आपको मिलता नहीं था, क्लियर है। और दाल आपको क्या कहते हैं, खाने बड़ा गंदा लगता था, ठीक है भैया। तो अब करते कहते चावल को जो है, चावल ज़्यादा खाते थे, दाल कम खाते थे। आज क्या है कि चावल चिकन आ गया, तो चावल कम खा लिया, दाल को, सॉरी, चिकन को मतलब क्या कहते हैं, ज़्यादा खा लिया, ठीक है। तो ये ट्रेड ऑफ हो गया कि चावल जितना खाना था, उसके बिहाफ पे आप क्या खा लिए, चिकन खा लिए। तो ये चावल और चिकन में ट्रेड ऑफ हो गया, ठीक है। समझ में आ गया ट्रेड ऑफ क्या होता है। तो पहले ट्रेड ऑफ टर्म समझ लीजिए, ठीक, समझ लीजिए, ये भारी टर्म नहीं है, बहुत ही आसान टर्म है, कि एक के बदले दूसरा, ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि वे ऑफ बैलेंसिंग एंड मेकिंग चॉइसेस इन पॉलिसी वेयर इन देयर इज कॉम्प्रोमाइज इन वन गोल टू अचीव अदर गोल, ठीक है। तो मेकिंग चॉइसेस इन पॉलिसीज, पॉलिसीज जहाँ पे वेयर इन देयर इज कॉम्प्रोमाइज
कॉम्प्रोमाइज ऑन वन गोल, ठीक है, वन गोल टू अचीव अदर गोल। अचीव अदर गोल यानी अदर गोल को अचीव करने के लिए आप क्या करते हो, वन गोल से कॉम्प्रोमाइज करते हो। डेली हमारा गोल क्या था कि चावल खाना आधा किलो, ठीक है, आधा किलो ज़्यादा हो जाएगा, इतना मत खाओ, तबीयत खराब हो जाएगा, मोटे भी हो जाओगे, ठीक है। तो डेली तुम्हारा गोल क्या था, चावल आधा किलो खाना, ठीक है, और दाल मिलता था, दाल तुम थोड़ा सा चख लेते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, चिकन तुमको मिल गया आधा किलो, तो अब क्या करोगे, तुम चावल खाओगे 100 ग्राम और चिकन खाओगे कितना, आधा किलो। गेटिंग माई पॉइंट। तो तुमने क्या किया, चिकन वाले गोल को अचीव करने के लिए चावल खाना कम कर दिया। अब इसको समझो गवर्नमेंट के टर्म में, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, ट्रेड ऑफ कैसे करती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर प्रॉब्लम क्या होता है कि ये मान लीजिए इकोनॉमिक्स है, ठीक है जी, ये देश का इकोनॉमिक्स है। अब यहाँ पे रिच लोग हैं, अमीर लोग हैं, ठीक है, और यहाँ पे है गरीब लोग, ठीक है, पुअर, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि अमीर और गरीब में रिसोर्स को घुमाते रहता है, ठीक है जी। अब इसके लिए एक टेक्निकल टर्म आ गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो फिर तुम घबराओ मत, ठीक है, टर्म से घबराने की जरूरत, यू हैव टू लर्न द टर्म्स। तो टर्म क्या है तुम्हारा, टर्म है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, यानी पुनः क्या करना, पुनर्वितरण करना रिसोर्स का, ठीक है। तो यही एग्जांपल है, इसी एग्जांपल को हम बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या है ये, देखो, सरकार क्या करती है कि अमीर लोगों पे टैक्स ज़्यादा लगाती है, ठीक है। तो अमीर लोगों पे टैक्स ज़्यादा लगाती है, जैसे इंडिया के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स कितना है, पहले 30% था, तो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि इसको घटा के हम 25% कर देंगे, ठीक है। तो अमीर लोगों पे टैक्स ज़्यादा लगता है, तो मान लो अमीर पे टैक्स लग रहा है 25% कुछ देर के लिए, मुझे अभी याद नहीं एग्जैक्टली कितना टैक्स लगता है, तो मान लो 25% टैक्स लग रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि 25% हम कर देंगे, ठीक है। लेकिन जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी, ठीक है, वो तो टैक्स पे नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस पैसे को जब अर्न करती है, ठीक है, तो इस पैसे से गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट स्कीम चलाती है, ठीक है, और उस क्या कहते हैं, उस स्कीम को सब्सिडी के फॉर्म में क्या करती है, मतलब उस स्कीम पे सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और सब्सिडी के द्वारा गवर्नमेंट क्या करती है, इस सेक्शन को बेनिफिट पहुंचाती है। क्लियर है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन, कि अमीर पे आपने टैक्स लगाया, उस टैक्स से कुछ पैसा आया, और उस पैसे से आपने क्या किया, गवर्नमेंट स्कीम चलाया, जैसे कि एमजी नरेगा स्कीम हो गया, ठीक है, और स्कीम के तहत लोगों को क्या होता है, पैसा मिलता है, पैसा फ्री में नहीं मिलता, लोग काम करते हैं, ठीक है, यानी कि लोगों के लिए इंप्लॉयमेंट को जनरेट किया जाता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब इंप्लॉयमेंट आप जनरेट करते हो, तो वहाँ पे प्रायोरिटी आप देते हो कि भाई जैसे शेड्यूल कास्ट को आपने प्रायोरिटी दे दिया, आपने महिला को प्रायोरिटी दे दिया, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि महिला के गोल को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ता है, पुरुष के गोल से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, पुरुष बेचारे दुखी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये गलत बात है, देखिए महिलाओं का पहले शोषण हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए समाज में इक्विटी तभी आएगा जब महिला पुरुष क्या करेंगे, कंधे में कंधा मिला के चलेंगे, ठीक है। और महिला पुरुष कब मिलाएंगे कंधा में कंधा, जब क्या होगा, जब दोनों में क्या होगा, जब महिला क्या होगी, इंपावर होगी। इंपावर कैसे होगी, जब उनको कनेक्ट किया जाएगा इंस्टीट्यूशन से। इंस्टीट्यूशन मतलब क्या होता है, ये भी भारी वर्ड आ गया। इंस्टीट्यूशन मतलब होता है कि स्कूल से, कॉलेज से जब वहाँ जाएंगे, स्कूल कॉलेज के अंदर, तो क्या होगा, उनको एजुकेशन मिलेगा, जब एजुकेशन मिलेगा तो वो अपने हक की बात करेंगे, राइट की बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा वो भी क्या होंगे, रिसोर्स में कन्वर्ट होंगे। रिसोर्स का मतलब ये होता है कि पहले आप गंवार आदमी थे, ठीक है, पढ़े लिखे आदमी नहीं थे पहले आप, ठीक है। आप थोड़ा पढ़ लिए, थोड़ा पढ़ लिए तो क्या किया, पैसा कमा सकते हो। जैसे जब महिला पढ़ लेगी तो क्या करेगी, वो पैसे को अर्न कर सकती है, ठीक है। तो इस तरह से महिला क्या हो गई, रिसोर्स हो गई। तो देखो अब क्या हुआ कि जो महिला पहले पुअर थी, अब वो कौन से ब्रैकेट में चली गई, अब वो चली गई रिच वाले ब्रैकेट में, ठीक है, पैसा कमाने लगी। तो देखो अब क्या करेगी, अब वो भी टैक्स पर क्या करते पे करेगी, तो गवर्नमेंट को और पैसा आएगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, और ज़्यादा गरीब का उद्धार करेगा, ठीक है। तो इस तरह से जब इकोनॉमी आपका ग्रो करता है, तो ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन रिसोर्स बनता है। और जब ह्यूमन रिसोर्स बनता है, ठीक है, तो बाद में क्या होता है, फिर वो दोबारा अदर के रिसोर्स क्रिएट करता है। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया, इकोनॉमी की यही साइकिल है, ठीक है, कहानी है, ठीक है। तो एज अ पॉलिसी साइंस आपको यही काम करना होता है, ब्यूरोक्रेट यही काम करते हैं, ये जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं उनका यही काम होता है, ठीक है, कि कैसे हम क्या कहते हैं, टैक्स के पैसा को इस तरह से हम डिसबर्स करें, इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करें पैसा को, ठीक है, ताकि जो मतलब क्या कहते हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन, देखो फिर नया वर्ड आ गया, वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब जो कमजोर होता है, ठीक है, जो समाज का कमजोर तबका है वो स्ट्रांग हो पाए, ठीक है, और वो क्या करे, वो जंप कर जाए कौन से ब्रैकेट में, पुअर वाले ब्रैकेट से रिच वाले ब्रैकेट में। देखो ये जो ब्रैकेट है, ये पुअर का ब्रैकेट है, गरीब का ब्रैकेट है, पुअर हो गया, वल्नरेबल हो गया, ये हो गया बैलेंस, ठीक है, और ये बैलेंस से ऊपर है, ये हो गया तुम्हारा रिच। तो पहले क्या करना, पुअर को जंप करवाना यहाँ पे, ठीक है, और फिर यहाँ से जंप करवाना यहाँ पे। तो अब क्या करेगा, अब ये पैसा देगा सरकार को, फिर क्या होगा, फिर दोबारा जो अदर जो पीछे रहेगा उसका फिर उद्धार किया जाएगा, ठीक है।
इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी। और यहाँ पुअर मतलब क्या होता है, इसके लिए एक और टेक्निकल टर्म है, दैट इज वल्नरेबल सेक्शन। ठीक है, तो वल्नरेबल सेक्शन का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा कमजोर तबके का लोग है, उसको बोलते हैं वल्नरेबल सेक्शन। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स एज ए पॉलिसी साइंस क्या होता है, इसी की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स एज पॉलिसी साइंस, पॉलिसी साइंस, गुड। So economics is confronted with trade-off as scarcity of resource। ये नीति बनाने वालों के लिए चैलेंज होता है। क्या चैलेंज होता है कि दे आर फेसिंग ट्रेड ऑफ। तो इकोनॉमिक्स एज अ पॉलिसी confronted with ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ कैसे? क्योंकि हमारे पास रिसोर्स की स्कार्सिटी है और कंजम्पशन ज़्यादा है। ठीक है, ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ कैसे? जैसे स्कार्स रिसोर्स है हमारे पास, मतलब रिसोर्स कम है हमारे पास। ठीक है, और कंजम्पशन क्या है, ज़्यादा है, कंजम्पशन मोड है। तो आप लोग भी हैबिट डेवलप कीजिए कि कंजम्पशन क्या करना है, लेस करना है। ठीक है, या लेस मत कीजिए, कंजम्पशन कीजिए जितना जरूरत है। ठीक है, उतना ही कंजम्पशन कीजिए, आप फूड वगैरह को वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, शादी ब्याह में लोग क्या करते हैं, फूड को वेस्ट करते हैं, तो वो गलत चीज़ें है ना जी। तो आपको क्या करना है, इन बैड प्रैक्टिस को छोड़ना है। ठीक है भाई, चलिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स एज ए डिसिप्लिन किसने डेवलप किया? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन पूछ देता है छोटे छोटे एग्जाम में, एसएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, यहाँ पूछता है कि हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये यूपीएससी जो पुराना क्वेश्चन आप देखेंगे 2011 से पहले का क्वेश्चन। ठीक है, तो वहाँ पूछे होगा कि हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो जनरली जो एडम स्मिथ है, इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, एडम स्मिथ साहब, ही इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। कई बार पूछता है कि इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी। ठीक है, तो इन्होंने किताब लिखी थी, ठीक है, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी, बुक रिटन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ये भी एग्जाम में पूछता है कौन सी किताब लिखा था इन्होंने। ठीक है, तो बुक का नाम है, क्या बुक का नाम है, एन इंक्वायरी इनटू, ठीक है, इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक को हम एक और नाम से जानते हैं, तो कहीं मैंने ये लिखा है ए के मतलब ऑल्सो नोन एज। ओके, तो दिस बुक इज ऑल्सो नोन एज द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से इस किताब को हम जानते हैं। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? तो एडम स्मिथ ने डिफाइन किया इकोनॉमिक्स को इस तरह से। ठीक है, तो डेफिनेशन बाय एडम स्मिथ, डेफिनेशन बाय एडम स्मिथ। ठीक है, इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स के बारे में कि द साइंस रिलेटिंग टू लॉ ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट, द साइंस, अभी एक विज्ञान है रिलेटिंग टू, ठीक है, रिलेटिंग टू द लॉ ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, द लॉ ऑफ प्रोडक्शन
डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंजेस। एक्सचेंजेस, ठीक है। तो प्रोडक्शन आप समझते हो, जैसे फैक्ट्री यूनिट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या करता है, उसको बेचता है, सेल करता है। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि जब उसको बेचता है तो आप क्या करते हो, मतलब पैसा पे करते हो, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज, ठीक है। तो एक्सचेंज, तो इस तीनों का साइंस क्या है, इस तीनों का साइंस है आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स, ये कहना है एडम स्मिथ का, ठीक है। बट ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। आज का जो इकोनॉमिक्स है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये जो एडम स्मिथ साहब का डेफिनेशन है, ठीक है, कि द साइंस रिलेटिंग टू प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सचेंज, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ। बट अभी वर्ल्ड में डिबेट ये चल रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो गुड पैरामीटर नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ फोकस करता है प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सचेंज बाय एनी मीन्स, मतलब आपने इन्वायरमेंट को डैमेज कर दिया और आपने क्या किया, वहाँ पे फैक्ट्री खड़ा कर दिया और आपने बोला कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। बट लॉन्ग टर्म में इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, काफ़ी बुरा होता है। कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम, तो इसका परिणाम क्या होता है, काफ़ी बुरा होता है, ठीक है। तो अभी का जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, कंटेम्प्रोरी इकोनॉमिक्स है, उसका फोकस एरिया अब चेंज हो चुका है, ठीक है। तो देखिए, फिर हम नया नया टर्म यूज करेंगे, तो आप घबराने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो, कंटेम्प्रोरी इकोनॉमिक्स मतलब आज का जो इकोनॉमिक्स है, कंटेम्प्रोरी मतलब आज का। तो आज का जो इकोनॉमिक्स है ये शिफ्ट हो चुका है शिफ्टेड टुवर्ड्स नया नया कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पहला कॉन्सेप्ट है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सब बाद में हम डिस्कस करेंगे, अभी आपको हम बस डिफाइन करके समझा देते हैं, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ग्रोथ का पैटर्न इस तरह से हो, मतलब ऐसे ग्रोथ करे, ठीक है, ताकि आप तो कंज्यूम करें ही करें, ठीक है, और फ्यूचर रिसोर्स के लिए आप, फ्यूचर जनरेशन के लिए आप रिसोर्स को बचा कर रखें, ठीक है। ओके, ये वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूसरा है ग्रीन इकोनॉमी। तो ग्रीन इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि आपको क्या करना है, इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करना है, ठीक है। और यदि इन्वायरमेंट को आप डैमेज कर रहे हैं तो उसको आप क्या करें कि अपने ग्रोथ में से माइनस कर दें। मान लीजिए कि आपने एक होटल बनाने के लिए, ठीक है, 10 पेड़ को काट दिया और एक पेड़ का कॉस्ट है 1 लाख रुपया। 10 पेड़ का कॉस्ट कितना होगा, 10 लाख रुपया। तो यदि होटल बनाने में खर्च आपका 20 लाख रुपया आता है, या होटल से कमाई आपका 20 लाख रुपया होता है, ठीक है, तो आपका एक्चुअल कमाई कितना है, 20 लाख माइनस 10 लाख मतलब 10 लाख, ठीक है। यानी एक्चुअल कमाई में से जो भी आपने इन्वायरमेंट डैमेज किया है उसके कॉस्ट को माइनस करना, दैट इज कॉल्ड ग्रीन इकोनॉमी। वैसे बाद में इसको हम दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। वेल बींग, तो इसका मतलब ये नहीं कि पैसा हमारे पास खूब है लेकिन हम बीमार हैं, ठीक है, लेथार्जी हैं, आलसी हैं, ठीक है। इसका रीजन क्या है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डैमेज है। नेशनल हैप्पीनेस, आप अंदर से खुश रहो ना भैया, पैसा लेके क्या करोगे, ठीक है। तो पैसा जरूरी है लेकिन हैप्पीनेस भी जरूरी है, तो नेशनल हैप्पीनेस। तो ये जो पैरामीटर आपको दिख रहा है कंटेम्प्रोरी इकोनॉमिक्स का, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, आपको क्या करना है, इन टर्म्स को अभी रटना है। देखिए, शुरू का जो क्लास होता है वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास होता है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो शुरू में आप टर्म्स को याद कीजिए, आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बहुत हो गया होगा, ठीक है। आफ्टर 10 to 12 क्लास आप कोर्स को काफ़ी एंजॉय करोगे, ठीक है। गुड। अब देखिए, इकोनॉमिक्स को जनरली हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। आप सभी बैंक के बारे में जानते होंगे, बैंक क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है, कोई इंडिविजुअल सिटीजन है, भारत देश का नागरिक है। अब ये क्या करेगा, बैंक में पैसा जमा करेगा। तो मान लीजिए कि ये बैंक में पैसा जमा कर रहा है। आपको पता है कि बैंक के पैसे पे कंट्रोल किसका होता है, सरकार का होता है, गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट का होता है। तो ये जो इंडिविजुअल है, ये जो पैसा जमा कर रहा है, इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमी। ये जो पैसा जमा कर रहा है गवर्नमेंट के पास, मतलब पूरा पैसा कहाँ रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास है, इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमी। और जो बीच में बच गया, बीच में ये मध्यस्थता कौन कर रहा है, बैंक, जिसको बोलते हैं मेजर इकोनॉमी। मेजर इकोनॉमी।
तो यदि आपसे पूछा जाए माइक्रो इकोनॉमी क्या है तो आप बता दोगे आराम से। माइक्रो इकोनॉमी क्या होता है? हाउस होल्ड की इकोनॉमी को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी क्या होता है? तो समेशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ हाउस होल्ड, दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमी। लेकिन व्हाट इज मेजर इकोनॉमी? तो मेजर इकोनॉमी क्या है कि इंटरमीडिएरी इकोनॉमी, जैसे कि बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, स्टॉक मार्केट वगैरह हो गया, ठीक है। तो इंटरमीडिएरी इंस्टीट्यूशन बिटवीन माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड मेजर इकोनॉमी। इंटरमीडिएट इकोनॉमी बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी। तो चलिए, आई थिंक आपको, आई होप समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको भी अच्छा लगेगा जब आप कोर्स को धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। और जब कोर्स में थोड़ा डेप्थ आएगा तो यू विल एंजॉय द कोर्स, ओके। हमारा जो कोचिंग है ये बिहार में स्थित है। बिहार में सुंदरपुर एक जगह है, बापू चौक दरभंगा, यहीं पे कोचिंग हमारा अवस्थित है, ठीक है। और हम लोग कोचिंग प्रोवाइड करते हैं फॉर सिविल सर्विसेज, ओके। तो जो आसपास में रहते हैं वो कोचिंग ज्वाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास हमारे यहाँ अवेलेबल है, ओके। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्स का क्रम चलेगा नहीं, कोर्स का क्रम लगातार यूट्यूब पे चलते रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।